17 मई को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बार फिर से पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। कोविड के घाव भरे भी नहीं थे कि एक और वायरस के खतरे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। वैसे इस बार दुश्मन कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि जाना माना पुराना दुश्मन इबोला वायरस है। लेकिन इस बार यह आया है अपने सबसे घातक रूप में। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा इबोला आज तक नहीं देखा है, इस रूप में नहीं देखा है। अब तक यह वायरस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में 140 लोगों की जान ले चुका है। करीबन 600 से ज्यादा सस्पेक्टेड केसेस हमारे सामने आ चुके हैं। खबरें तो यह भी हैं कि कांगो में 6 अमेरिकन इस वायरस के चपेट में आ गए, जिनमें से एक को इमरजेंसी इवैक्यूएशन के बाद ट्रीटमेंट के लिए जर्मनी ले जाया गया है। WHO के मुताबिक इबोला वायरस का यह जो नया प्रो मैक्स वेरिएंट है, उसका एवरेज डेथ रेट लगभग 25 से 40% के बीच में है। और सबसे डरावनी बात यह है कि इस वेरिएंट के लिए अभी तक हमारे पास कोई भी अप्रूव्ड वैक्सीन मौजूद नहीं है, ना ही कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। यानी ना काम आएगी दवा, ना काम आएगी दुआ। आखिरी बार जब WHO ने 30 जनवरी 2020 को किसी वायरस के खतरे को लेकर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की थी, तब दुनिया ने उस बात को सीरियसली नहीं लिया था। वो वायरस था कोरोना वायरस। लेकिन देखिए, सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर 11 मार्च 2020 को वही हेल्थ इमरजेंसी ग्लोबल पैंडेमिक में बदल जाती है। और उसके बाद जो हुआ, जितने लोगों की मौत, लॉकडाउन, क्वारंटीन, पूरे दुनिया की तस्वीर मानिए हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन इबोला तो आम तौर पर कंटेन और कंट्रोल हो जाता है। पहली बार तो हुआ नहीं है, इसको तो पहले भी हमने कंट्रोल किया है, बात सही है। लेकिन इस बार इबोला वायरस कांगो के किसी दूर दराज के जंगल तक सीमित नहीं है। ये इतुरी और नॉर्दर्न कीवू जैसे घने आबादी वाले इलाकों तक ऑलरेडी पहुंच चुका है, जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी मौजूद हैं, जिसके कारण यह वायरस कांगो की सीमा को लांघकर ऑलरेडी युगांडा तक पहुंच चुका है, जहां मिनिमम दो कंफर्म्ड केसेस के बारे में हमें मालूम है, जिनमें से एक की मौत भी हो चुकी है। और WHO के मुताबिक कांगो में अलग अलग जगहों पर रहस्यमय मौतें इस बात का संकेत दे रही है कि असलियत में आउटब्रेक शायद अभी कई गुना ज्यादा फैल चुकी है, जो आंकड़े नहीं दिखा पा रहे हैं। हिंदी में बोले तो सिचुएशन कभी भी बद से बदतर हो सकती है, जिसका असर सिर्फ लोकल स्तर पर नहीं बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भी दिखेगा। इसी बढ़ते खतरे को देखते हुए 18 मई को अमेरिका ने उन फॉरेनर्स के लिए एंट्री पर रोक लगा दी जो पिछले 21 दिनों में कांगो, सदर्न सुदान या फिर युगांडा गए हों। क्या आने वाले दिनों में फिर ग्लोबल ट्रैवल ठप पड़ सकता है? अब देखिए, पहले युद्ध चल रहा था और अब यह नया वायरस का प्रकोप। इसीलिए आज के देशभक्त एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे कि यह इबोला वायरस हंता वायरस से अलग कैसा है। वही वायरस जिसकी चर्चा काफी रही है पिछले कुछ दिनों में, अपने आप में यह सारे प्रीवियस इबोला आउटब्रेक से अलग क्यों दिख रहा है। और अमेरिका ने जो पैसे बचाने के लिए जिस इबोला वायरस की स्टडी की फंडिंग रोक दी थी, कैसे यह इबोला वायरस अमेरिका के दरवाजे पर दस्तक देने लग रहा है। और अभी तक के रिपोर्ट्स के मुताबिक, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अभी तक के रिपोर्ट्स के मुताबिक क्या यह वायरस कोविड के तरह एक पैंडेमिक का रूप इख्तियार कर सकती है या नहीं। जब इबोला, हंता वायरस या फिर कोरोना ऐसी बीमारियां सुर्खियां बटोरती हैं, तब हम चौकस हो जाते हैं, आपदा से निपटने के लिए तैयारी का प्रण ले लेते हैं। लेकिन कई बार WHO की हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किए बिना भी हम अस्पताल पहुंच जाते हैं। कड़वा सच तो यही है कि आज हम में से 90% लोग मेडिकल इमरजेंसीज के लिए तैयार नहीं हैं। वायरस हो, एक्सीडेंट हो या फिर कोई बीमारी हो, आज के टाइम में एक मेडिकल इमरजेंसी भी लाखों करोड़ों तक का बिल खड़ा कर सकता है। अब सवाल यह है कि क्या आपके पास कोई ऐसा बैकअप प्लान है जो ऐसी सिचुएशन में आपकी सालों की सेविंग को वाइप आउट होने से बचा सकता है। या खुदा ना खास्ता किसी बीमारी या हादसे की वजह से आपको कुछ हो जाता है, तो क्या आपका फाइनेंशियल बैकअप आपके परिवार को जिंदगी भर सपोर्ट देने के लिए काफी रहेगा? अगर नहीं, तो इस लापरवाही को अभी ठीक करिए। ग्लोबल वायरस का फैलना तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी 100% हमारे हाथ में है। इसीलिए आज की बात कल तक मत टालिए। सिर्फ 400 से 500 रुपए महीने पर आप टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, अपने फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस आपको लाखों से करोड़ों तक का मेडिकल बिल का कैशलेस कवर देती है, उसमें मदद करती है। और टर्म इंश्योरेंस आपकी फैमिली को करोड़ों तक का फाइनेंशियल कवरेज देती है, जिससे होम लोन, EMIs, बच्चों की पढ़ाई आसानी से मैनेज हो जाए अगर कोई दुर्घटना घट जाती है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर खुद रिसर्च करिए, ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ बेस्ट प्लान्स कंपेयर कीजिए, अपनी फैमिली और अपने फ्यूचर को खुद
सिक्योर करिए। इबोला के इस नए वेरिएंट की सबसे चौंका देने वाली बात है उसके फैलने की स्पीड। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे पहला सस्पेक्टेड केस 59 साल का एक स्वास्थ्य कर्मचारी था। 24 अप्रैल को यह वायरस की चपेट में आता है और 3 दिन बाद 27 अप्रैल को तेज बुखार और इंटरनल ब्लीडिंग से उसकी मौत हो जाती है। पहली बड़ी भूल, डब्ल्यूएचओ को इसके बारे में पता चलता है 5 मई को, यानी पूरे 2 हफ्ते से यह वायरस बिना किसी निगरानी के, बिना किसी रोक टोक के लोगों के बीच में फैल रहा था और इसीलिए यह वायरस ने 50 लोगों की जान तो पहले ही ले ली। अब स्लो डिटेक्शन और रिस्पांस के चलते इस वायरस को फैलने का जो मौका मिल गया वो रिवर्स तो हो नहीं सकता है। अब आप इस मैप को देखिए। 24 अप्रैल को बुनिया में पहला केस मिलता है। 5 मई को मोंगबालू में डब्ल्यूएचओ ने लगातार हो रही मौतों के केसेस को लेकर अलर्ट इशू किया। 14 मई को रवांपारा में ब्लड सैंपल्स ने यह कंफर्म कर दिया कि यह वायरस एक नए किस्म का इबोला वायरस है, बुंदीबुजियो वेरिएंट, जिसका अभी तक हमारे पास कोई भी वैक्सीन नहीं है। और जब यह किसी को लग जाता है, माने कोई भी वायरस का शिकार हो जाता है, तो उनमें से 25 से 40% लोग बेहद दर्दनाक मौत उनकी होगी। 16 मई को यह वायरस कांगो की सीमा लांघकर युगांडा की राजधानी कांपाला पहुंच जाती है। डब्ल्यूएचओ 2 कंफर्म्ड केसेस यहां पाती है। दिलचस्प बात यह है कि ये जो दोनों लोग ये कांगो से सफर करके युगांडा तो पहुंचे थे, लेकिन दोनों लोग आपस में इनका कोई लेना देना नहीं था, वो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। और याद रखिए, कांपाला में 40 लाख से ज्यादा लोग रोजाना काम के लिए सफर करते हैं, तो वहां पर यह वायरस कितना फैला है अभी तक कोई इसका अंदाजा नहीं है। डब्ल्यूएचओ के लिए सिरदर्दी वाली बात यह भी है कि वायरस सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है, तो उसे कंट्रोल करना, कंटेन करना मुश्किल हो जाता है। कांगो में हो रहे लगातार मौतों के साथ साथ दूसरे देश तक वायरस के पहुंच जाना यह साफ बात का संकेत दे रहा है, इशारा दे रहा है कि असल में इसका प्रकोप अभी जो रिपोर्ट्स में दिख रहा है उसके नंबर से कई गुना ज्यादा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये डबलिंग रेट की बात चल रही है। आप देखोगे अगले कुछ दिनों में यह रेट ऑफ इंफेक्शन डबल होता रहेगा। बुंदीबुजियो इबोला वायरस शरीर में घुसने के बाद सिम्टम्स दिखाने में 2 से 21 दिन का समय लगाता है। शुरुआती सिम्टम्स बहुत आम जैसे लगते हैं, बुखार, थकान, मसल पेन, सिरदर्दी। तो इस वजह से डॉक्टर्स से शुरू में इबोला को ठीक से पहचान भी नहीं पाते हैं और कई बार डिटेक्शन करते करते बहुत देर हो चुकी होती है। फिर धीरे धीरे हालात खराब होने लगते हैं। शरीर के अंदर और बाहर अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। मसूड़ों, आंखों, नाक और कभी कभी तो वॉमिटिंग के जरिए खून निकलने लगता है। जैसे जैसे वायरस शरीर पर कब्जा करता है, इंटरनल ऑर्गन्स धीरे धीरे फेल होने लगते हैं और आखिर में शरीर जवाब दे देता है। साफ शब्दों में कहें तो बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक मौत होती है इस वायरस के चलते। पिछले कुछ दिनों में हंता वायरस को लेकर काफी खबरें चली, लेकिन हंता वायरस में अगर एक नर्स इंफेक्टेड पेशेंट की देखभाल कर रही है तो प्रॉपर ग्लव्स, बेसिक हाइजीन अगर वो फॉलो करती है तो उसका इंफेक्शन रिस्क काफी कम होता है। लेकिन इबोला वायरस में हेल्थ केयर वर्कर्स ही फ्रंटलाइन विक्टिम्स भी बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2014-2016 के वेस्ट अफ्रीकन आउटब्रेक में 881 हेल्थ वर्कर्स इबोला वायरस के चपेट में आते हैं। उनमें से 513 की मौत हो जाती है। मने मोर्टेलिटी रेट 58% था। हंता वायरस ज्यादातर रोडेंट्स यानी चूहों जैसे कुतरने वाले जो जानवर होते हैं उनसे इंसानों तक पहुंचता है। इन जानवरों की यूरिन, थूक या मलमूत्र में यह वायरस मौजूद होता है। सबसे कॉमन इंफेक्शन का तरीका यह होता है कि इनका जो मलमूत्र होता है अगर वो सूख जाए तो उससे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में घुल मिल जाते हैं और अगर कोई इंसान उस हवा में सांस लेता है तो वायरस सीधा उसके फेफड़ों तक पहुंच जाता है और उसके बाद इंफेक्शन फैलने लगती है। वहीं इबोला का असली नेचुरल सोर्स आज तक 100% कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन साइंटिस्ट का सबसे ज्यादा शक फ्रूट बैट्स पर होता है, खासकर की पेट्रोपोडिएट फैमिली के बैट्स। माना जाता है कि ये बैट्स वायरस को कैरी तो करते हैं लेकिन खुद बीमार कभी नहीं पड़ते हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान इन बैट्स के कांटेक्ट पे आता है, उन्हें पकड़ता है, उन्हें खाता है या बैट्स का कंटेमिनेट किया हुआ खाना कंज्यूम करता है और वहीं से पहला कोट अनकोट स्पिल ओवर मोमेंट होता है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये जो स्पिल ओवर मोमेंट होता है, ये वो मोमेंट होता है, वो क्षण होता है जब वायरस जानवरों से निकलकर पहली बार इंसान के शरीर में एंट्री करता है और उसके बाद शुरू होता है इंफेक्शन का वो चेन जो धीरे धीरे पूरी कम्युनिटी
कम्युनिटीज को अपने लपेट में ले लेता है। हंता वायरस ने तो मैं कहूंगा तब भी इंसानों पर थोड़ा रहम दिखाया। आमतौर पर यह वायरस इंसान से इंसान में नहीं फैलता है, मतलब अगर एक इंसान इन्फेक्टेड हो भी जाए तो ज्यादातर केसेस में वायरस वहीं रुक जाता है, चेन रिएक्शन नहीं बनाता है। इसीलिए इसका स्प्रेड आर वैल्यू जिसे कहते हैं 1 से कम रखा गया है, 0.1 से 0.7। लेकिन इबोला वायरस बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। यह सीधा इंसान से इंसान में फैलता है और अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड इंसान के खून, पसीने, थूक, आंसू, यूरिन के कांटेक्ट में आ जाता है तो उसके इन्फेक्टेड होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसीलिए इबोला का आर वैल्यू काफी ज्यादा माना जाता है और यह चीज इबोला वायरस को इतना खतरनाक बनाता है क्योंकि सिर्फ एक अकेला इंसान पूरी कॉलोनी को धीरे धीरे इन्फेक्ट कर सकता है। यहां तक कि अगर आप एक फ्यूनरल प्रोसेशन में जा रहे हो और वो इंसान इबोला से मारा गया हो तब भी 1% के मारे जाने के बाद भी यह वायरस फैल सकता है। इसीलिए डिस्पोजल ऑफ बॉडीज भी इबोला में बहुत ध्यान से करना होता है, नहीं तो फ्यूनरल करते करते ही इबोला फैल जाता है। इतना खतरनाक यह वायरस है। इबोला वायरस को लेकर एक साइकोलॉजिकल डर भी है। इबोला के टॉपिक पर कई किताबें, नॉवेल्स, मूवीज बनाई गई हैं। पहली बार इस वायरस को पहचाना गया था 1976 में, जब कॉन्गो की इबोला नदी के पास अजीब और बहुत बुरी तरीके से हो रहे मौतें सामने आती हैं। और ये जो अभी आउटब्रेक चल रहा है ये यही कॉन्गो का 17th इबोला आउटब्रेक है, लेकिन इस बार अलग है। इबोला वायरस के 4 मेजर वेरिएंट्स होते हैं जो इंसानों तक पहुंच सकते हैं: जायर, सुदान, बुंदीबुजियो और थाई फॉरेस्ट। और कोई भी वेरिएंट एक जैसा बिहेव नहीं करता है। किसी की फेटालिटी रेट अलग होती है, किसी की फैलने की क्षमता ज्यादा होती है। कुछ मेजर आउटब्रेक्स की अगर हम बात करें तो 1976 में उस वक्त कॉन्गो में जायर वेरिएंट सबसे पहले फैला था जिसमें 318 केसेस आए थे, जिसका फेटालिटी रेट 88% था। माने 318 इन्फेक्टेड लोगों में 280 लोगों की वहीं मौत हो गई, सिर्फ 38 लोग जिंदा बच पाए। फिर 1955 में कॉन्गो में एक और बार जायर वेरिएंट फैलता है। 315 केसेस रिकॉर्ड होते हैं, उनमें से 254 लोग की जान जाती है। 2007 में इबोला वायरस का बुंदीबुजियो वेरिएंट युगांडा में फैलता है, जिसमें 131 लोग इससे संक्रमित होते हैं। 42 लोगों की यहां मौत होती है। फिर 2012 में 38 में से 13 लोग मारे जाते हैं। और इबोला का सबसे खौफनाक और सबसे डरावना फेज आता है 2014 से 2016। तो बहुत पुरानी बात भी नहीं कर रहा हूं, 2014 से 2016 के बीच में, जिसका नाम रखा गया वेस्ट अफ्रीकन एपिडेमिक। गिनी, लाइबेरिया, सियरा लियोन में यह वायरस इतनी तेजी से फैलता है कि लगभग 28 से 30 हजार केसेस सामने आते हैं। 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद मोर रिसेंटली 2018 से 2020 के बीच में एक बार फिर से जायर वेरिएंट कॉन्गो में फैलता है, जिसमें 3,600 के आसपास लोग संक्रमित होते हैं। 2,300 लोगों से ज्यादा की मौत होती है। WHO के मुताबिक जो लेटेस्ट आउटब्रेक चल रहा है वो बुंदीबुजियो वेरिएंट से मिलता है तो है, लेकिन संभव यह भी है कि इसका जीनोम सीक्वेंस पूरी तरीके से एक नया वेरिएंट भी बना दे। और अभी हमारे पास इबोला के जायर वेरिएंट के अलावा बुंदीबुजियो वेरिएंट का कोई भी वैक्सीन या कोई भी ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है। लेकिन यहां भी हॉलीवुड फिल्मों की तरह एक कहानी में ट्विस्ट है। आमतौर पर जब वैक्सीन उपलब्ध नहीं होता है तो आउटब्रेक रोकने का सबसे असरदार तरीका होता है संक्रमित लोगों, जो इन्फेक्टेड लोग हैं, उनको आइसोलेट करना, उनको क्वारंटीन करके ट्रीटमेंट सेंटर्स में रखना ताकि वायरस आगे ना फैले। लेकिन कॉन्गो में सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वहां कई इलाके मिलिटेंट ग्रुप से प्रभावित हैं। कॉन्गो के पूर्वी हिस्से में गोल्ड और प्रेशियस मिनरल्स का भंडार पाया गया है, जिस पर कब्जा करने के लिए वहां 100 से ज्यादा रेबल ग्रुप्स आपस में ही लड़ रहे हैं। इनमें से सबसे खतरनाक है मार्च 23 मूवमेंट या M23 और आईसिस से जुड़ा हुआ संगठन एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्स या ADF। और इनके हमलों के वजह से वहां लोग अपने घर को छोड़कर भाग चुके हैं। सेक्सुअल वायलेंस की बहुत सारी घटनाएं सामने आ चुकी है और डर और दहशतगर्दी की ये जो माहौल है उसमें लोग हॉस्पिटल और ट्रीटमेंट सेंटर जाने से तो ऐसे में ही कपकपाते हैं। तो सिंपल भाषा में बोले तो वायरस को अपना काम करने से यहां कोई नहीं रोक रहा है।
2014 और 2016 के बीच में चले वेस्ट अफ्रीकन एपिडेमिक को रोकने के लिए अमेरिका ने $2 बिलियन से भी ज्यादा पैसा खर्च किया था। डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर अमेरिका ने पूरा जोर लगाया था ताकि वायरस को वहीं रोका जाए। 2018-2020 के बीच में इबोला वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए अमेरिका ने फिर से $1 बिलियन खर्चा किया था। और सिर्फ इबोला ही नहीं, जब भी किसी गरीब देश में इंटरनेशनल मेडिकल इमरजेंसी आती है तो सबसे पहले अमेरिका ही छानबीन करता है, अपनी एक्सपर्टीज देता है, पैसे लगाता है। उनकी एजेंसी यूएसएड, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और उनका सीडीसी या सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल पैसा, टेक्निकल एक्सपर्टीज, प्रोटेक्टिव गियर, रिसोर्सेज भेजकर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कंटेनमेंट जोन बनाकर एक फुल स्टॉप लगाने की कोशिश करता है। और यह सब वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो सुपर पावर है या उसका दिल पसीज गया है गरीबों पर। वो इसलिए करता है ताकि कल को वायरस फैलकर अमेरिका में ही प्रवेश ना कर जाए। प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। अमेरिका के पास साधन था, अमेरिका के पास पैसा था, एक्सपर्टीज था, तो यह काम करता आया है। लेकिन साल 2025-26 में कुछ ऐसा होता है जिससे पूरे ग्लोबल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी ही मानो टूट सी जाती है। जनवरी 2025 को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कॉस्ट कटिंग मेजर्स को लेकर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया और यूएसएड, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन डोनर था, उस पूरी संस्था को ही डिसॉल्व कर दिया। $40 बिलियन का एनुअल बजट रातों रात फ्रीज हो जाता है और मार्च आते आते यूएसएड की 80% स्पेंडिंग को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है। इस डिसमेंटलिंग का पूरा काम दिया गया टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क को एज द हेड ऑफ डॉज, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। यहां देखिए मस्क कितने चाव से कह रहे हैं कि उनसे गलती से यूएसएड में इबोला फंडिंग कैंसिल कर दी। So for example, with USAID, one of the things we accidentally canceled very briefly was Ebola, Ebola prevention. I think we all want Ebola prevention. So we restored the Ebola prevention immediately, and there was no interruption. यूएसएड के तहत एक $100 मिलियन का प्रोग्राम चल रहा था, स्टॉप स्पिलओवर प्रोग्राम। इसका मेन काम होता था खतरनाक वायरस को जानवरों से इंसानों में फैलने से रोकना, और अगर स्पिलओवर हो भी जाए तो उसे इमीडिएटली कंट्रोल कैसा किया जाए। डोज ने एक ऑटोमेटेड ईमेल भेजकर इस पूरे प्रोग्राम को बंद कर दिया, यह सोचकर कि इस रिसर्च करने से अमेरिका और अमेरिकन टैक्स पेयर को कोई फायदा तो पहुंच नहीं रहा है। इसका नतीजा क्या होता है? जो क्रॉस बॉर्डर सर्वेलेंस चल रहा था उसको अचानक रद्द करना पड़ा। जो स्पिलओवर को रोकने का प्रोग्राम चल रहा था उसे रोकना पड़ा। अब कहा जा रहा है यह एक मेजर वजह है कि इस बार इबोला को हमने टाइम से डिटेक्ट नहीं किया, उसे हफ्तों दर हफ्तों का टाइम मिल गया फैलने को। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा की एक रिपोर्ट के अनुसार यूएसएड के बंद होने के बाद से अफ्रीका में वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए हैं और ट्रैकिंग मॉडल्स के मुताबिक इस शटडाउन की वजह से अब तक पूरे विश्व में करीबन 7.5 लाख लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिसमें से 5 लाख बच्चे शामिल हैं। 22 जनवरी 2026 को अमेरिका ने ऑफिशियली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी अपना करीबन 80 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया, यह इल्जाम लगाते हुए कि डब्ल्यूएचओ ने कोविड-19 को मिसहैंडल किया। अमेरिका से ज्यादा फंडिंग मिलने के बावजूद डब्ल्यूएचओ चाइना की तरफदारी करता है, इसीलिए हम इससे बाहर निकल रहे हैं और अमेरिका अपनी सारी फंडिंग डब्ल्यूएचओ के लिए भी होल्ड पर डाल देती है। डब्ल्यूएचओ ने भी खेद जताते हुए कहा कि यह डिसीजन सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अब कम सुरक्षित, कम सेफ बना देगा। और अब हमारे सामने खबर आ रही है कि इस वायरस की चपेट में 6 अमेरिकन भी आ चुके हैं, जिसमें से एक अमेरिकन वायरस के सिम्टम साफ साफ दिखा चुका है, जिसे कांगो से इवैक्यूएट कर दिया गया है, जर्मनी ले जाया गया है ट्रीटमेंट के लिए। अब यह ट्रंप के लिए एक तरीके का रियलिटी चेक मोमेंट है। जिस यूएसएड प्रोग्राम की फंडिंग को खत्म कर दिया गया था, वही प्रोग्राम अफ्रीका के गरीब देशों में इबोला जैसे प्रकोप को ग्राउंड लेवल पर रोकने में सबसे ज्यादा रोल निभा रहा था। और अब सिचुएशन यह है कि यह वायरस धीरे धीरे अमेरिका के दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। I'm concerned about everything, but certainly am. I think that it's been confined right now to Africa. But it's something that has had a breakout. ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए भी चिंतित है क्योंकि कांगो के लिए इस बार इबोला को कंट्रोल करना काफी चैलेंजिंग साबित होने वाला है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल अमेरिकन मदद उसे मिलती थी पिछले आउटब्रेक्स को रोकने के लिए, वो नहीं मिली। अब अगर अमेरिका ने ग्रेजुअल फेज आउट किया होता तब भी शायद इतना ज्यादा डैमेज नहीं होता मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, लेकिन आप तो जानते हो जहां ट्रंप है
वहां तबाही। लेकिन कोविड से इबोला एक जगह कमजोर जरूर है और उसी एक फैक्टर से आज दुनिया फिर से बच सकती है। इबोला कोविड की तरह हवा में नहीं फैलता है। माने अगर कोई संक्रमित इंसान भी है, सोचो वो फ्लाइट के अंदर बैठा हुआ है, जब तक ना कोई उसकी बॉडी फ्लूइड्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तब तक इंफेक्शन का रिस्क कम रहता है। और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स का अभी तक मानना है कि इबोला कोविड जैसा ग्लोबल पैंडेमिक नहीं बनेगा। लेकिन याद रखिए, हम यहां एक नए स्ट्रेन, एक नए जेनेटिक कोड की बात कर रहे हैं। अब यह नया स्ट्रेन क्या कारनामे दिखाता है, इसकी गारंटी कोई लेने को तैयार नहीं। अगर वायरस वक्त के साथ इवॉल्व करता है तो वो क्या करेगा, क्या होगा? अगर समय पर कंटेन नहीं किया गया और आगे फैलते फैलते इसका नया वर्जन, नया वेरिएंट बदल जाता है तो आने वाले टाइम पर इंसानों से इंसानों के बीच में भी फैल सकता है और तब सिचुएशन एब्सोल्युटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। और एक चीज कोरोना वायरस जो इंसानों को सिखा कर गया है कि भैया कुछ भी कर लो, वायरस को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। तो अभी के लिए तो शायद दुनिया को पैनिक करने की जरूरत नहीं, लेकिन सबक लेने की जरूरत है कि जो पैसे आपने हटाए थे, इबोला कोई मजाक नहीं है, कभी भी रिटर्न कर सकता है, नए वेरिएंट पर रिटर्न कर सकता है, खतरनाक तरीके से रिटर्न कर सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि बीमारियों और वायरसेस को आने से तो हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इनके वजह से अपने परिवार को बेसहारा होने से जरूर बचा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, क्लिक करिए, ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ बेस्ट प्लान्स को खुद कंपेयर करिए, रिसर्च करिए, अपने और अपने परिवार के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करिए।